नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जो पोम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका टाइटल है वाइल्डनेस गोथिक बाय AI पर्डी। ये पोम सिंपली ह्यूमन एस्पिरेशन एंड द फियर ऑफ फेलियर और सेल्फलेस सर्विस अचीविंग द ट्रांसेंडेंटल उस थीम को लेकर के है। व्हेन यू ट्राई टू अचीव द ट्रांसेंडेंटल बाय सर्विंग गॉड और सर्विंग द सुपरनेचुरल, वो एक ऐसी सेल्फलेस सर्विस होती है जहां पे आपको कुछ नहीं चाहिए होता है। वो आप ह्यूमन कंसिडरेशन और ह्यूमन एस्पिरेशन और ह्यूमन लिमिटेशंस इन सब से ऊपर उठ करके जो एक सुप्रीम लेवल की जो सर्विस है, सेल्फलेस सर्विस, उसको अचीव करना और टू टच द बियॉन्ड, टू टच द ट्रांसेंडेंटल, उसके बारे में है। सबसे पहले एक छोटी समरी दे देते हैं आपको, फिर इसको एनालाइज और एक्सप्लेन करेंगे। वाइल्डनेस एंड गोथिक दोनों ही टर्म्स जो टाइटल के हैं वो एक ऐसा एक मिस्टीरियस सीन क्रिएट करते हैं जहां पे हॉरर और टेरर, जहां पे थोड़ा सेंसेशनल एटमॉस्फेयर टाइप का हो। इस पोम में आपको सिंपली क्या मिलेगा कि देयर इज अ मैन हु इज मेंडिंग द रूफ ऑफ चर्च टावर, और चर्च टावर की जो रूफ है उसको वो रिपेयर कर रहा है, यानी कि जो ओल्ड कवरिंग है उसको हटा करके न्यू कवरिंग, वो चाहे मेटल की कवरिंग हो चाहे वुडन कवरिंग हो, उसको लगा रहा है। और ही इज हैंगिंग इन बिटवीन, मतलब उसको जरा सा भी डर नहीं है कि इफ ही फॉल्स स्लाइटली सो ही मे सिंपली डाई एंड देयर इज नो वन अराउंड हु कैन हेल्प हिम। उसकी परवाह ना करते हुए, ना किसी सेल्फ रियलाइजेशन के, ना ही किसी मटेरियलिस्टिक गेन के, ना ही किसी वेजेस सैलरी के, ना ही किसी प्रेज और कंडेमनेशन, इन सब से परे होकर के he has surrendered himself in the service of God। वो एक ऐसी सर्विस होती है जहां पे आप you touch the beyond, you touch the immortality, you touch द ट्रांसेंडेंटल। वो जो एक सुप्रीम बीइंग है वो ट्रांसेंडेंटल है, तो वो इसको ह्यूमन एस्पिरेशन से आप जोड़ करके देख सकते हो। फिर दूसरे पार्ट में ऐसा लग रहा है जैसे डेथ इज प्रैक्टिसिंग समथिंग, और एक बड़ा ही मिस्टीरियस, बड़ा ही सेंसेशनल टाइप का एटमॉस्फेयर बना हुआ है उस रात के सन्नाटे में, अंधेरे में, और वो उस ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान से लटका हुआ है। एंड देन ही इज रिपेयरिंग द चर्च टावर विदाउट हैविंग एनी कंसिडरेशन। वो शायद उस ह्यूमन एस्पिरेशन के प्राइम तक पहुंचना चाह रहा है। विद हिज सेल्फलेस सर्विस ही वांट्स टू हैव अ कम्युनियन विद गॉड। तीसरे पार्ट में पोम के वो एक इनडायरेक्ट रेफरेंस है इकारस और डेडलस का। डेडलस जो कि अपनी क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जाना जाता था, उसने अपने बेटे को जेल से फ्री कराने के लिए उसके वैक्स के विंग्स लगा दिए, और वो वहां से फिर ह्यूमन एस्पिरेशन का जो वॉल्टिंग एस्पिरेशन होती है, एम्बिशन होती है, उसका शिकार वो हो गया। He kept on flying until he reached the sun rays and his wax melted and he fell headlong into the sea. His fall was there because of his ambition. तो वो वॉल्टिंग एम्बिशन ऑफ Icarus influenced by human passion versus this selfless ambition or aspiration to touch the immortality, to touch the transcendental, उन दोनों को कंपेयर यहाँ पे किया हुआ है। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें उस पेंटिंग का जिक्र है, जो पेंटिंग में इकारस वाला सीन क्रिएट किया हुआ है, कैसे उस व्हेन ही फेल, जब वो उसका फॉल हुआ था तो किस तरह का सीन था। एक बहुत ही मिस्टीरियस गोथिक तरीके का सीन था, यानी वो सीन अपने आप में एक फॉरवर्डिंग देता है। फॉरवर्डिंग मतलब समथिंग बैड इज गोना हैपन। तो वो उस एटमॉस्फेयर में इकारस का फॉल हुआ था, उसी को यहाँ पे रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। तो पेंटिंग का सीन वर्सेस जो एक्चुअल सीन है पोम में, उसको कंट्रास्ट करके ये कहने की कोशिश की गई है कि एक तरफ द फॉल इन्फ्लुएंस्ड बाय द ह्यूमन एस्पिरेशन, क्योंकि वो इकारस कुड नॉट रियलाइज दैट ही हैड गॉट द विंग्स ऑफ वैक्स एंड देन ही केप्ट ऑन फ्लाइंग अंटिल ही रीच्ड द सन रेज, और फिर वो उसके वैक्स के जो विंग्स थे वो मेल्ट हो गए, ही फेल हेडलॉन्ग। लेकिन ये जो एक एस्पिरेशन है, ये टू रीच द ट्रांसेंडेंटल, ये उसके बिल्कुल कंट्रास्ट में है। तो यहाँ पे उस पेंटिंग को ऐसा लग रहा है कि वो पेंटिंग जो इनकम्प्लीट थी, उस पेंटिंग में ये फ्रेम फिट किया जाएगा, तो वो वहां पे पोम कंप्लीट हो जाती है। अब इसके टाइटल की बात करते हैं। वाइल्डनेस एन एटमॉस्फेयर ऑफ क्वाइटिट्यूड, वीराना, जहां पे कोई आसपास है भी नहीं,
वो एक सीन है। गोथिक मिस्टीरियस सेंसेशनल, द इवेंट सम मिस्टीरियस सम सेंसेशनल इवेंट इज गोइंग टू हैपन। जो वो पर्सन है, जो पर्सन सेल्फलेस सर्विस, वो जो बिना किसी सेल्फ के, बिना किसी सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के वो उस चर्च की टावर को, जो उसकी छत को रिपेयर कर रहा है, वो ऐसा लग रहा है दैट ही हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द अलमाइटी, टू द ट्रांसेंडेंटल। यानी कि उसने पूरी जो ह्यूमन कंसिडरेशन है, किसी भी तरह की ह्यूमन कंसिडरेशन, चाहे वो किसी तरह का एप्रिसिएशन, मॉनेटरी एप्रिसिएशन, सैलरी, वेजेस, एक्नॉलेजमेंट, ये सब, इन सब से वो ऊपर उठ करके वो सेल्फलेस सर्विस दे रहा है। यू कैन फाइंड certain people at religious places who serve God without any consideration। ना तो उनको किसी पैसे की लालच होता है, ना ही किसी एप्रिसिएशन का, ना ही उनको लगता है कि कोई उनको नोटिस करेगा, एप्रिशिएट करेगा, लाइमलाइट में आएंगे। मतलब दे आर कंप्लीटली बियॉन्ड दोज ह्यूमन पैशंस एंड ह्यूमन एस्पिरेशंस। उसी तरह का वो एक पर्सन है, वो वर्कमैन है, तो उसको यहाँ पे पिक्चराइज किया हुआ है। तो वो एटमॉस्फेयर कैसा है वहां पे जहां पे काम कर रहा है, वो बड़ा ही मिस्टीरियस गोथिक एटमॉस्फेयर है। नो वन इज अराउंड, देयर इज अ डार्क, ही सीम्स टू बी हैंगिंग फ्रॉम द स्काई फ्रॉम नथिंग। ही इज डूइंग हिज जॉब इन हिज ओन वे विदाउट केयरिंग फॉर एनीथिंग। इवन ही डज नॉट हैव एनी स्लाइटेस्ट possibility of survival if he falls. He does not even realize that if he falls, he may not survive. लेकिन उसको भी केयर ना करते हुए he keeps on mending the roof of the church. The poem was published in the anthology The Wild Grapevine in 1968, and it talks about human aspiration, possibility versus aspiring the transcendental. Aspiring the transcendental यानी touching the beyond, reaching the beyond। और ये कब होता है? when you selflessly devote yourself to some supreme being, उसके लिए है ये। कॉमनली देखते हैं तो एक इट इज सिंपली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैन हु इज वर्किंग, हु इज मेंडिंग द रूफ ऑफ द चर्च टावर विदाउट हैविंग बीन अफेक्टेड बाय एनी पर्सनल कंसिडरेशन, ह्यूमन कंसिडरेशन और फियर ऑफ एनी काइंड। वो लटका हुआ है रस्सी के साथ और पता नहीं कि उसको अगर वो गिर गया तो बचेगा भी नहीं बचेगा, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए वो लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है। मतलब एज इफ ही हैज कंप्लीटली सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ गॉड। वो एक ह्यूमन एस्पिरेशन का वो एक्सट्रीम लेवल है उस एस्पिरेशन का। वो एस्पिरेशन भी क्या है? मेटीरियलिस्टिक गेन के लिए नहीं है, ह्यूमन कंसिडरेशन से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। वो एस्पिरेशन कैसी है? वो एक ट्रांसेंडेंटल को रीच करने की। वो ट्रांसेंडेंटल क्या है? वो पॉइंट जहां पे ह्यूमन कंसिडरेशन खत्म होती हैं और जो सुप्रीम या सुपरनेचुरल या ट्रांसेंडेंटल वो स्टार्ट होती है। दूसरे तरीके से अगर इसको लेते हैं तो इट टॉक्स अबाउट द डेडिकेशन ऑफ द मैन इवन दो ही नोज दैट हिज work is inconsequential, nobody would even acknowledge, nobody would know his name even, किसने क्या, किसने कैसा किया, लेकिन वो अपने उस सारी कंसिडरेशन से परे होकर के, बिना किसी क्रिटिसिज्म के, बिना किसी एप्रिसिएशन के, वो अपने कंप्लीट जो सुप्रीम डेडिकेशन हो सकता है उसको लेकर के वो अपना काम किए हुआ है। अपने सबसे जो एक्सट्रीम लेवल का डेडिकेशन है उसको दिखाया हुआ है। इवन दो ही नोज दैट हिज वर्क इज इनकॉन्सिक्वेंशियल एंड हिज वर्क मे नॉट बी एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड इन एनी वे। वो है एस्पायरिंग द ट्रांसेंडेंटल। अब टेक्स्ट की बात करते हैं। अक्रॉस रॉबिन लेक्स, सो इट टॉक्स अबाउट द लोकेलिटी। जो रॉबिन लेक है उसकी दूसरी साइड, टू शोर्स अवे, मतलब जैसे शोर क्या है? इट्स रिवर बैंक या बैंक ऑफ द लेक। एक शोर, एक किनारा तो ये साइड रहा, दूसरा किनारा लेक के दूसरी साइड और उसके भी परे। सो क्रॉसिंग द लेक देयर इज अ चर्च एंड देन द रूफ ऑफ द चर्च इज बीइंग मेंडेड बाय समवन। दे आर शीदिंग द चर्च स्पायर। चर्च स्पायर मतलब चर्च टावर। शीदिंग मतलब एनकेसिंग समथिंग, कवरिंग समथिंग। जैसे चर्च टावर का जो वो ऊपरी हिस्सा है उसको कवर करना, या तो एक मेटल की चादर लगा करके या रूफ की या फिर वुडन जो प्लैंक्स होते हैं उससे उसको कवर करना। सो उसको एनकेसिंग। दे आर शीदिंग द चर्च स्पायर विद न्यू मेटल, मतलब दे आर कवरिंग द चर्च टावर विद मेटल।
जैसे गोल्डन टेम्पल है तो वो एक गोल्ड की जो चादर है उससे वो कवर किया हुआ है, उसी तरीके से उस टावर को यहाँ पर रिपेयर किया जा रहा है। परहैप्स द जो ओल्ड चादर है उसकी जो ओल्ड कवरिंग है वो वेयर एंड टियर की शिकार हो चुकी है, वो खराब हो चुकी है, तो उसको रिपेयर किया जा रहा है बस। द सीन इज दिस, इज दैट सिंपल। Someone hangs in the sky and now the focus is on that person, that someone. They are means people are. ये काम commonly क्या काम चल रहा है? During the day you can find the people just working on the church spire, church tower. कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन रात में you can find only that particular person who does not care about the darkness, who does not care about the height he is hanging from, who does not care of the danger if he falls, what will happen to his life. इन सब की केयर किए बिना you can find someone hangs in the sky. ऐसा लग रहा है जैसे कि वो he is hanging from nothing, कैसे वो लटका हुआ है. Over there from a piece of rope you can find someone hanging from a piece of rope, और वो सेल्फलेसली कर रहा है. हैमरिंग एंड फिटिंग गॉड्स बैली स्क्रैचर. गॉड्स बैली स्क्रैचर ये टावर के लिए ही है. यहाँ पे क्या कर रहा है वो? ठोका पीटी. वही ठोका पीटी पुरानी जो कवरिंग है उसको हटा करके नई कवरिंग लगा करके उसमें नेल्स को फिट करके उसमें कीले ठोक ठोक करके उसको वो फिट कर रहा है. दिस इज द सिंपल जॉब दैट ही इज डूइंग. इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन द डेडिकेशन विद विच ही इज डूइंग is phenomenal. Working his way up along the spire until there is nothing left to nail on. और उस ऑब्जेक्टिव के साथ कर रहा है कि वो काम खत्म कब करेगा? जब तक कि उसमें कुछ बाकी ना रह जाए. मतलब he will continue doing his work until there is nothing left to be done. एक भी कील ठोकने के लिए ना रह जाए, यानी कि वो सारा काम फिनिश करके ही छोड़ेगा. इस तरीके से उस डेडिकेशन के साथ वो लगा हुआ. मतलब ही इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ हिमसेल्फ. शुद्ध बुद्ध खो करके जैसे काम करना होता है विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय ऑल द एटमॉस्फेयर, द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, द पीपल और द एस्पिरेशन और एनी कंसिडरेशन, उनसे ये वो काम कर रहा है. द सीन इज दैट सिंपल. देयर इज अ मैन. You can find there is some work, some repairing work is going on the church tower during the day, but at this particular time there is a man who is hanging from a piece of rope and he is tirelessly without having any consideration he is working on the tower. वो ठोका पीटी करके उसको कवरिंग कर रहा है. That's it. Perhaps the workman's faith reaches the beyond. अब शायद ऐसा लग रहा है, यहां से बात है इंपॉर्टेंट. अब उसकी जो एस्पिरेशन है वो कॉमन ह्यूमन एस्पिरेशन नहीं है. जो एक कॉमन और वर्ल्डली एस्पिरेशंस होती हैं कि भाई सैलरी मिलेगी तो काम करेंगे और काम जितना करेंगे उतनी सैलरी मिलनी चाहिए. सैलरी के साथ साथ एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए, लोगों को एक्नॉलेजमेंट भी मिलना चाहिए, या फिर कोई किसी भी तरह का और गेन होना चाहिए. मतलब टू हैव समथिंग और अदर एज ए ह्यूमन कंसिडरेशन, कुछ गेन, किसी भी तरह का गेन. लेकिन यहां पर शायद वो लग रहा है कि जिस तरीके से काम वो कर रहा है उससे यही फील हो रहा है कि दैट ही इज एस्पायरिंग द ट्रांसेंडेंटल. ही इज नॉट एस्पायरिंग समथिंग मटेरियल, ही इज एस्पायरिंग फॉर समथिंग ट्रांसेंडेंटल, समथिंग बियॉन्ड. बियॉन्ड इज ट्रांसेंडेंटल. टचेस द इंटेंजिबल्स. इंटेंजिबल्स मतलब जो ग्रेस ऑफ गॉड. परहैप्स he is able to see the grace of God. मतलब you can find some people, आपको religious places पे कुछ एक रेयर लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपनी सर्विसेज, सेल्फलेस सर्विसेज देते हुए नजर आएंगे. ना तो उन्हें ये एहसास है कि कोई उनको देख रहा है, नहीं देख रहा है, या ना एस्पिरेशन है कि कोई उनको काम को देखे, सराहे उस काम को, क्रिटिसाइज करे या फिर पैसे दे ना दे. इनसे मतलब दे आर कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय एवरीथिंग. तो वो काम कर रहे होते. तो उसका मतलब ये है सिंपली दे हैव अ क्लोज कम्युनिकेशन विद गॉड, और दे हैव कंप्लीटली सरेंडर्ड देमसेल्व्स टू द सर्विस ऑफ गॉड. वो है. तो ही टचेस द इंटेंजिबल. इंटेंजिबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड.
समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड का मतलब क्या हुआ? समथिंग दैट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ ह्यूमन कंसिडरेशंस। रेसल्स विद जैकब एक बिब्लिकल रेफरेंस है कि जैकब को जब एक सपना आया, एक विजन हुआ कि देयर समवेयर देयर इज अ स्टेयर विच लीड्स टू द हेवन। एक कहीं सीढ़ी है जो कि स्वर्ग तक जाती है। तो उस इमेजिन करके उस प्लेस पर उसने एक पिलर बनाया और ये अज्यूम किया कि गॉड विल मैनिफेस्ट हिमसेल्फ टू दोज हु वर्क क्वाइट सेल्फलेसली, पर्टिकुलरली इन द हार्डशिप्स, कि शायद जो लोग सेल्फलेसली मेहनत कर रहे होते हैं उनके सामने भगवान जरूर आएगा, और जो अपने डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है उसके सामने भगवान जरूर दर्शन देंगे, और गॉड विल लीड दैट पर्सन थ्रू दैट स्टेयर टू हेवन, और उसी सीढ़ी से वो वहां पर चले जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति उनको हो जाएगी। ऐसा उसको विजन आया, तो वो काम उसने किया। यहां पर ऐसा ही लग रहा है कि ही रेसल्स मतलब कंपीट्स, कंपटीशन है। ऐसा लग रहा है कि जैकब ज्यादा रिलीजियस माइंडेड था, या फिर बिलीफ उसका स्ट्रांग था, या इस पर्सन का, या उस जैकब के ही बिलीफ को ये शेयर कर रहा है। जैसे जैकब ने उस स्टेयर को एज्यूम करके, एनविजन करके वो एक पिलर बनाया, ये सोच करके कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग टू हेवन। यहां पर भी शायद ऐसा लग रहा है उस फेथ, उस डेडिकेशन को देख करके उस वर्कमैन के, कि ये उसी जो टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, और उसी जो ट्रांसेंडेंटल है उसको पहुंचने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इसको किसी चीज की परवाह नहीं। Touches the intangible, wrestles with Jacob, replacing rotten timber with the pine thieves. सिंपली काम क्या कर रहा है वो? अपना जो वर्कमैनशिप काम है उसका, जो रोटन टिम्बर है, जो भी उसके ऊपर की जो प्लैंक्स हैं, वुडन प्लैंक्स हैं जो कि खराब हो चुके हैं, रस्टेड हो चुके हैं, रोटन हो चुके हैं, उनको हटा करके नए प्लैंक्स या नई वो जो कवरिंग है मेटल की उसको लगा रहा है, बस दैट्स इट। पाउंड्स हार्ड इन द ब्लू केव द स्काई। पाउंड्स हार्ड, पाउंड मतलब होता है ठोका पीटी करना। पाउंड्स हार्ड इन द ब्लू केव द स्काई। ब्लू स्काई एक पूरा ओपन एक सराउंडिंग है, उसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा कि आसपास कोई सपोर्ट के लिए चीज भी है, और उस पूरी इन्फिनिट स्काई में वो अकेला बंदा वहां पे काम करता हुआ लग रहा है, हैमर कर रहा है, उस अनकवर कर रहा है पहले जो रोटन टिम्बर है, और उसके बाद में उसको मेटल से कवर कर रहा है, वो कंप्लीट डेडिकेशन से। कंटेंट्स हीरोइकली विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रेविटी। इवन क्या क्या फेस कर रहा है? ग्रेविटी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि अर्थ इज ट्राइंग टू पुल हिम डाउन। अगर वो जरा सा भी उसका बैलेंस बिगड़ा तो नीचे आएगा, रस्सी टूट गई तो नीचे आएगा, और इतनी ऊंचाई से काम कर रहा है कि इफ ही फॉल्स सो सर्टेनली ही विल डाई। उससे फेस करके, उस डिफिकल्टी को फेस करके, यानी उससे बिल्कुल परवाह ना करते हुए, तो ग्रेविटी, स्काई नेविगेशंस एंड मिथोपिया। स्काई नेविगेशन मतलब उसको पता नहीं कि कौन सा रास्ता या फिर किस डायरेक्शन में उसको मूव करना है। अब ये भी नहीं पता नहीं, अब क्योंकि आप एरोप्लेन की उड़ान में बढ़ते हो तो वो तभी पॉसिबल हो पाता है व्हेन यू हैव द नेविगेशन सिस्टम। अगर नेविगेशन सिस्टम ना हो तो आपको खुला स्काई है अगर, तो उसमें कोई डायरेक्शन आपको नजर नहीं आएगी। तो यहाँ पे बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी गाइडेंस के, and then he is doing his work, and then he is also facing the problem of gravity, मतलब there is something that is pulling him down, लेकिन उसकी भी परवाह ना करती है। और मिथोपिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि he is creating a myth, मिथोपिया is creating a myth, यानी कि he does not seem to be a normal human being, he seems to be some paranormal और सुपर नॉर्मल, जो सररियल टाइप के जो होते हैं उस टाइप का लग रहा है। तो वो मिथोपिया एक मिथ क्रिएटिंग फिगर वो यहाँ पे नजर आती है, ऐसा लग रहा है। His volunteer time and what he is doing, he is volunteering his time and labor donated to God। आपको रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत सारे वॉलेंटियर्स मिल जाएंगे जो अपने बिना किसी सर्विस, बिना किसी सेल्फ के, वो अब उनका भी हो सकता है कि कोई सेल्फ हो, सेल्फ ये हो कि गॉड की ग्रेस मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, ये भी एक तरह का सेल्फ ही हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसा होगा वो सिर्फ उस काम में रमे हुए हैं, शुद्ध बुद्ध खोकर के उसको काम को कर रहे हैं। दे आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द हैपनिंग्स और द ब्लेसिंग्स और द कर्स और द गेन और द मटेरियल प्लेजर्स, एनीथिंग, उन सब से परे। तो उस तरह का बंद लग रहा है। एंड ही हैज कंप्लीटली डोनेटेड हिमसेल्फ,
dedicated himself to God. Minus sick benefits. He does not have any wish for the sick benefits. Of course, on a non-union job. Non-union job मतलब एक यूनियन जॉब क्या होता है जहां पे आपको सैलरी मिलती है. सिक बेनिफिट्स जैसे आपको इंश्योरेंस वगैरह मिलते हैं, मतलब ना तो किसी इंश्योरेंस के, ना ही किसी मेडिकल लीव के, ना ही किसी मटेरियल गेन के, ना ही किसी सैलरी वेजेस, इन सब से परे होकर के, इन सब की परवाह ना करते हुए, इन सब से अफेक्टेड ना होकर के, ही हैज कंप्लीटली डोनेटेड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ गॉड. ये सीन है छोटा सा. आसपास क्या सीन है उसके, अगर उसको एक लैंडस्केप की तरह आप देखते हो, उस लैंडस्केप में देयर इज अ चर्च टावर, देयर इज अ मैन who is hanging from the rope and who is doing his work, who is mending the roof of the church. वो एक रिपेयर कर रहा है, that's it. अब उसके आसपास क्या है? Fields around are yellowing into harvest. एक जो गोथिक, जो टाइटल का गोथिक एटमॉस्फेयर है, जो वाइल्डनेस है, वो कैसी है? ऐसा लग रहा है कि fields are ripened, यानी क्रॉप्स जो हैं वो राइप हो चुकी हैं, यानी कि टाइम उनका हो चुका है. जो भी आसपास का एटमॉस्फेयर वो इंडिकेट कर रहा है कि सब चीजों का टाइम पूरा हो चुका है. नेस्टलिंग एंड फिंगरलिंग आर स्काई एंड वाटर बॉर्न. फिंगरलिंग और नेस्टलिंग मतलब क्या है? कॉम्पैक्ट शेप बनना. वो क्या है? आर स्काई एंड वाटर बॉर्न. जैसे वेपर्स, उनको आप समझ सकते हो कि वेपर्स जैसे क्लाउड्स की फॉर्मेशन, क्लाउड्स की फॉर्मेशन है जो कि वाटर वेपर्स, जो वाटर वेपर्स से बनते हैं, तो वो क्लोज एक डेंसिटी उनकी होती चली आ रही है. ऐसा लग रहा है कि जो वो एक मिस्टीरियस सीन है, दैट इज योडलिंग. योडलिंग मतलब जैसे होता है ना प्रैक्टिसिंग. क्वाइट मींस क्वाइटिट्यूड इन ग्रीन वुडलॉट्स. वुडलॉट्स मतलब जो फॉरेस्ट, वो जो एक एटमॉस्फेयर है जहां पे आसपास देखते हो कि जंगल टाइप का है, खेत जो हार्वेस्ट है वो पक चुकी है, स्काई में एक अलग सी फॉर्मेशन हो रही है. ऐसा लग रहा है कि डेथ इज समवेयर अराउंड and it is practicing to pounce on someone. शायद वो किसी के इंतजार में है कि वो अपने साथ लेकर के जाएगी. शायद उस पर्सन की डेथ आने वाली है, या तो वो if he falls then he will directly go to heaven. And bodies of 3 young birds have disappeared into the subsurface of the newly country highway. अब एक दूसरा एल्यूजन आप ले सकते. मॉडर्निटी इज ऑलवेज एट द कॉस्ट ऑफ सर्टेन नेचुरल हैबिटेट्स. जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, नेचुरल बीइंग्स होती हैं, उनकी कॉस्ट पर मॉडर्निटी हमेशा ही होती है. आप पेड़ काट रहे होते हो और आप पेड़ काट करके, जंगल काट करके शहर बसा रहे होते हो, तो वो क्या है? उस पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करके, पहाड़ काट करके आप सड़कें बना रहे हो, तो पूरे इकोसिस्टम को आप डिस्टर्ब करके, पूरी नेचर जो रिसोर्सेज है उनको डिस्टर्ब करके. जब से वो एक कंट्री हाईवे बना है, तब से वो जो नेचुरल हैबिटेट्स थे, वो नेचुरल हैबिटेट्स खत्म हो गए. उसके वजह से क्या हुआ कि वो फॉरेस्ट नहीं रहे, और फॉरेस्ट नहीं रहे तो वो जो जंगल के हैबिटेंट्स हैं जैसे बर्ड्स, तो उनकी डेथ होना स्वाभाविक है. तो वो एक ऐसा लग रहा है एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती है. सो बॉडीज ऑफ 3 यंग बर्ड्स हैव डिसअपीयर्ड इन द सबसरफेस ऑफ द न्यूली कंट्री हाईवे. तो सराउंडिंग जो सीन है वो ये है. अब ये सराउंडिंग सीन को लेकर के एक आप पिक्चर इमेजिन करिए, एक लैंडस्केप इमेजिन करिए कि जहां पर एक नया न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाईवे है. बॉडीज ऑफ 3 बर्ड्स वो भी यहां पर आपको डिसअपीयर होती दिखाई दे रही है. जो वेपर्स वो क्लाउड में फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हार्वेस्ट जो है वो पूरी पक चुकी है. ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि कुछ होने वाला है, और सम इनविजिबल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ डेथ वो प्रैक्टिस कर रही है कि अब किसको लेकर के जाएगी. ये एटमॉस्फेयर है, ये एक पिक्चर है. अब इस पिक्चर को एक दूसरी पिक्चर से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे. दैट पिक्चर इज इनकम्प्लीट, पार्ट लेफ्ट आउट दैट माइट ऑल्टर द होल ड्यूरर लैंडस्केप. ड्यूरर लैंडस्केप किसको रेफर करता है? एल्बर्ट ड्यूरर, हु वाज अ पेंटर, एंड देन द नेम ऑफ द पेंटिंग इज द फॉल ऑफ इकारस. द फॉल ऑफ इकारस. अब इकारस की जो आपने क्लासिकल स्टोरी सुनी होगी कि डेडलेस, उसका बेटा इकारस, और डेडलेस बहुत ज्यादा क्राफ्टमैन टाइप का आदमी था. मतलब ही कुड मेक एनीथिंग ऑफ एनीथिंग, किसी चीज से भी कुछ भी बनाने वाली कला उसके अंदर थी. अब कुछ ऐसा हुआ कि ही डिड समथिंग इलीगल,
बिकॉज ऑफ विच ही वॉज थ्रोन इन टू द प्रिजन अलॉन्ग विद हिज सन। दोनों बाप बेटों को जेल करा दी गई क्योंकि कुछ उन्होंने गलत कर दिया होगा, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड। अब उसको लग रहा है कि कोई ना कोई तो यहाँ से जेल से चला ही जाए। जो पुत्र मोह है वो हमेशा, आपको पता ही है कितना स्ट्रांग होता है। बाप अपने बेटे को बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है हमेशा। तो उसने अपने बेटे को रिहा करने के लिए उसके विंग्स लगा दिए। विंग्स किसके? वैक्स की विंग्स बना करके उसको लगा दिए और उसको जेल से उड़ा दिया। बेटे की फिर जो ह्यूमन पैशन होती है, ह्यूमन एस्पिरेशन है, जो वॉल्टिंग एम्बिशन में कन्वर्ट हो गई, वो उड़ता जा रहा है। पहली बार वो फ्रीडम मिली उसको और वो उड़ता चला जा रहा है। उस मतलब ही गॉट कैरीड अवे बाय द फ्रीडम, ही वॉज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ हिमसेल्फ। सुध बुध खो दी उसने, रैशनैलिटी उसकी खो गई और उसको लगा कि आज पूरा स्काई उसका है और ही विल टच द स्काई, ही विल रीच द बियॉन्ड। और वो उड़ता चला गया और उसको एहसास नहीं रहा उसके जो विंग्स हैं वो वैक्स के हैं। और एक टाइम ऐसा आया, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे वो उतनी जो वो सनलाइट थी, सनलाइट हीट में कन्वर्ट हो गई और वो हीट से उसके विंग्स मेल्ट हो गए और फिर वो कहाँ हेडलॉन्ग उस समुद्र में जाकर के गिरा और उसका मर गया। तो वो उस पिक्चर को उन्होंने पिक्चराइज किया हुआ है। उस पेंटिंग को एक तरफ ले लीजिए और दूसरी तरफ फिर इस पिक्चर को आप जो आपने लैंडस्केप बनाया है उस पर्सन का, जो पर्सन काम कर रहा है यहाँ पे, उनको ले लीजिए। तो वहां पेंटिंग में तो जो फॉल ऑफ इकारस हो चुका है उसी को अगर यहां पे कंपेयर करते हैं तो यहां पर भी देयर इज रिक्वायर्ड अ फॉल इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट पिक्चर। ये पिक्चर जो है, जो पहले स्टैंजा में आपको बताई, ये पिक्चर इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी सारा सीन तो वैसे ही है जैसा जो फॉल ऑफ इकारस में था, लेकिन एक चीज मिसिंग है। वो क्या है? फॉल ऑफ मैन। अगर फॉल ऑफ मैन भी यहां पे दिखा दिया जाए सो दे कैन बी कंप्लीटली कंट्रास्टेड और कंपेयर्ड। तो वो ड्यूरर की लैंडस्केप वाली पिक्चर से उस पर्सन की जो एक्चुअल पिक्चर जो बन रही है उसको कंपेयर कर सकते हो, लेकिन वो अभी थोड़ी सी मिसिंग है। पार्ट लेफ्ट आउट दैट माइट ऑल्टर द होल ड्यूरर लैंडस्केप। हो सकता है कि इसको उस पिक्चर से इंस्पायर्ड होकर के दोबारा से ड्यूरर की लैंडस्केप को रिक्रिएट किया जाए तो वो उसके नए वर्जन सामने आ सकते हैं, ऐसा फील हो सकता है। गोथिक एंसेस्टर्स पियर पिक्चर में क्या क्या नजर आएगा आपके, जो नई पिक्चर बन के आएगी। फॉल ऑफ मैन को उस पिक्चर में दिखाया तो क्या एक नई पिक्चर सामने बन के आएगी, तो वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उस पिक्चर को री इमेजिन किया जा रहा है कि वो पिक्चर कैसी होगी जब वो एक गोथिक एटमॉस्फेयर, उसमें वो मैन हु इज हैंगिंग फ्रॉम द स्काई हु इज मैंडिंग द चर्च रूफ एंड इफ ही फॉल्स सो व्हाट विल हैपन। वो फॉल होगा। उसमें आप एक और पोम को यहां पे रिफर कर सकते हो, द सेकंड कमिंग। टर्निंग इनटू द वाइडनिंग जायर द फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर anarchy is loosed upon the world and everywhere the ceremony of innocence is drowned, something is about to happen, surely something is about to happen, second coming। तो वो सेकंड कमिंग, वो ऐसा उसने जो एक डेजर्ट का सीन जो क्रिएट किया है कि सेकंड कमिंग होगी, तो लेकिन वो कैसी होगी कि वो जो एक हाइब्रिड एनिमल की फॉर्म में, जो हाफ एनिमल हाफ मैन, वो उस फॉर्म में आएगा और वो बिल्कुल ट्रूअल होगा। जो फर्स्ट कमिंग थी वो इट वाज द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, लेकिन सेकंड कमिंग जो होगी वो फॉरबोर्डिंग होगी, मतलब इट विल क्रिएट हैवॉक, इट विल क्रिएट डेंजर, एपोकलिप्स। तो एपोकलिप्टिक होगी। तो यहां पर भी जो फॉल होगा उस फॉल के साथ ही वो जो एक एपोकलिप्टिक इमेज यहां पे रिप्रोड्यूस की जा रही है कि वो फॉल तो अगर होगा लेकिन फॉल वो ऑर्डिनरी सिचुएशन में नहीं होगा। तो क्या है कि उस पिक्चर में आपको क्या दिखेगा? गोथिक एंसेस्टर्स पियर फ्रॉम मेडिवल स्काई, डेडलस एंड इकारस। उस पिक्चर में आपको ऐसा लगेगा कि डेडलस एंड इकारस दे आर पियरिंग फ्रॉम द मेडिवल स्काई, मतलब वो झांक रहे हैं वहां से, वो देख रहे हैं वहां से क्या होने वाला है, व्हाट इज अबाउट टू हैपन। दे आर पियरिंग फ्रॉम द मेडिवल स्काई। मेडिवल क्योंकि दे बिलोंग टू मेडिवल एज, सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एज दे आर पियरिंग। डोर फेसेस, डोर मतलब जो सीवियर लुक होता है, डोर फेसेस ट्रैप्ड इन फोटोग्राफ एल्बम। ऐसा लग रहा है कि जो पिक्चर बनेगी, जो नई पिक्चर होगी, अगर उसको आप रिक्रिएट करते हो, सो उन चेहरों को आप देखोगे, डेडलस और इकारस के चेहरों को देखोगे, और वो कैसे चेहरे होंगे? दे विल नॉट बी द नॉर्मल फेसेस,
दे विल बी सरप्राइज्ड, स्टर्न, सीरियस और सीवियर लुक्स उनके चेहरे पे होंगे, डेंजरस लुक्स उनके चेहरे पे होंगे। ट्रैप्ड इन द फोटोग्राफ एल्बम, एस्केपिंग टू क्लॉप डाउन आयरन रोड्स, और ऐसा लग रहा है कि वो जो सीरियसनेस के साथ साथ एक ईगरनेस भी है, वो ऐसा फील हो रहा है कि वो जो आयरन रोड्स आप समझ लीजिए जो प्रिजन है, प्रिजन को तोड़ करके वो नीचे आने के लिए तलाश कर रहे हैं। विद मैज्ड ग्रेज, ग्रेज मतलब जो हॉर्सेस, मैज मतलब आइडेंटिकल हॉर्सेस, जो हॉर्स की पीठ पर बैठ करके और वो वहां से फ्री होकर के नीचे आने के लिए ईगर हैं। उस पेंटिंग में आपको ऐसा लगेगा, उनके चेहरे से वो उत्सुकता, वो चेहरे से वो जो ईगरनेस है वो आपको दिखेगी। और क्या दिखेगा वहां पे सीन में? वर्क सोडन वाइफ्स ग्रोपिंग इनसाइड देयर फ्लैश फॉर व्हाट कीप्स मूविंग एंड चेंजिंग एंड फ्लैशिंग बियॉन्ड एंड पास्ट द लॉन्ग फ्रोजन विक्टोरियन डे। वर्क सोडन मतलब वर्क रिडन, वर्क रिडन मतलब काम से बिल्कुल त्रस्त पस्त। वो जो हाउस वाइफ्स हैं, वो जो लेडीज हैं, वो ऐसा फील हो रहा होगा कि दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू ग्रोप देयर वे टू एस्केप। ग्रोप मतलब होता है जैसे कि टटोल करके रास्ता बनाना। यू आर समवेयर इन द डार्क एंड देन यू हैव टू फाइंड योर वे सिंपली बाय टचिंग द थिंग्स। तो वो उनको भी ऐसा लग रहा है कि वो जो अपने उस एक अजीब सी और वर्क सोडन सिचुएशन है उसको तोड़ करके बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नई जो सिचुएशन है उसको एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। देयर ग्रोपिंग देयर ऑन फ्लैश, अपने आप को, अपने मर्म जैसे होता है ना, अपने आप को टटोलना, अपनी लाइफ को वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि वो क्या कर रही हैं और कैसे उस सिचुएशन से बाहर आया जाए। आगे क्या दिखेगा आपको? अ साइन ऑफ फायर एंड ब्रिमस्टोन, शायद आपको एक सीन मिलेगा कि देयर इज द हेल स्टॉर्म, देयर इज द सीन ऑफ फायर, शायद ऐसा है कुछ। अ टू हेडेड काफ born in the barn last night, जहां पे वो मतलब जो वीमेन थी, वर्क सोडन वीमेन, उनको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दे आर प्रेग्नेंट। द प्रेग्नेंट वीमेन दे आर ट्राइंग टू लुक इनसाइड देयर बेली एंड होपिंग फॉर गिविंग बर्थ टू समथिंग। क्या होगा लेकिन वो बर्थ किसकी होगी? वो बर्थ क्या आने वाले टाइम के लिए फ्रूटफुल साबित होगी या फिर कर्स साबित होगी? इफ दैट इज कंपेयर टू सेकेंड कमिंग, तो क्या वो सेकेंड कमिंग की तरह एपोकलिप्टिक होगी या फॉर्चुनेट होगी जीसस क्राइस्ट की तरह? तो शायद वो क्या होगा उसी तरीके से जैसे कि शायद वो जो एक टू हेडेड काफ, एक गाय का बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसके दो सर, तो ये मतलब अनयूजुअल बर्थ। अनयूजुअल बर्थ इज ऑल्सो साइन ऑफ सम फॉरबोर्डिंग थिंग, समथिंग अबाउट समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन। अ शार्प फीमेल एगोनी, और क्या फील होगा वहां पे उन विमेन को देख करके लग रहा है कि दे आर अंडरगोइंग इंटेंस पेन, जो वो लेबर पेन होता है वो। एंड एज एंड फेथ मूविंग इनटू द ट्रांजिशन, द डिनर कोल्ड एंड द न्यू बेक्ड ब्रेड अ फेलियर। एक पुराना फेथ एक नए फेथ में ट्रांजिट कर रहा है, वो ट्रांजिशन दिखाई देगा वहां पे, लग रहा है कि एक ट्रांजिशन होगा, यानी पुरानी जो सिचुएशन को उसको तोड़ करके एक नई सिचुएशन बनने की उम्मीद में है। लेकिन वो नई सिचुएशन जो होगी वो कैसी होगी? क्या वो फॉर्चुनेट होगी? क्या वो एक ड्रीम लाइक जिसको आप सोचोगे कि हो, या फिर वो एक कर्स लाइक होगी जिसको आप कभी इमेजिन भी ना कर सको कि वो हो? द डिनर कोल्ड एंड न्यूली बेक्ड ब्रेड अ फेलियर, जो नई लाइफ होगी, न्यूली बेक्ड ब्रेड का मतलब क्या है कि नई लाइफ होगी। जो फसल वो पहले स्टेंजा में देखे थे, फसल पक चुकी है, तो वो अगर पकेगी और वो जब उसको ब्रेड में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो क्या होगा? दैट वुड बी अ फेलियर और सक्सेस, दैट वुड बी फॉर्चुनेट और कर्स लाइक। डी वुड्स शिवर एंड वाटर ड्रॉप्स हैंग पेंडेंट, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो देयर इज अ शिवर, ट्रेमर, वो ट्रेमर है कहां पर? वो जो जंगल है वहां पे एक क्विवरिंग सेंसेशन है, कपकपाहट है, शिवरिंग है, और ओस है, ओस जमी हुई है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो ड्रॉप्स पेंडेंट की तरह वो हैंग की हुई है। डबल योक्ड एग्स एंड द हाउस क्रीक्स अ लिटिल, और क्या दिखेगा आपको? मतलब जो भी है सीन वहां पे अनयूजुअल है। एग्स में भी क्या दिखेंगे आपको? योक जो होता है सिंगल होता है, येलो जो होता है इंटरनल पार्ट, लेकिन यहाँ पे दो योक वाले एग्स दिखेंगे अगर वो बर्थ हुई तो। और द हाउस क्रीक्स अ लिटिल,
जैसे वो जो योक है उसमें से जब बच्चा निकलेगा अंडे में से तो क्रीकिंग साउंड जाएगी अंडे की कवरिंग को, शेल को तोड़ करके। ऐसे यहां पर द हाउस क्रीक्स अ लिटिल, समथिंग इज अबाउट टू हैपन। ये सारे वो साइंस हैं जो कि फॉरबोर्डिंग है। फॉरबोर्डिंग मतलब समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। ये सारे साइंस उस चीज को इंडिकेट करते हैं कि कुछ भयानक होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ ऐसा एपोकलिप्टिक होने वाला है, प्रलय आने वाली है। जैसे समथिंग इज अबाउट टू हैपन, जैसे वो श्योरली सेकंड कमिंग इज एट लार्ज, वो वाला। लीव्स आर स्टिल, देयर इज स्टिलनेस, वो सेंसेशन है, बिल्कुल सन्नाटा है। टू शोर्स अवे अ मैन हैमरिंग इन द स्काई, परहैप्स ही विल फॉल। आप पहले लाइन से आप इसको देखिए कि वो जो यहां पर सीन है वो क्या है कि वो जो 2 शोर्स अवे, वो जो रॉबिन लेक थी उसके परे वो जो सीन है, वो जो बंदा जो हैमरिंग कर रहा है, वो जो शीदिंग कर रहा है उस चर्च टावर को, परहैप्स ही विल फॉल। द फॉल विल इनिशिएट अ न्यू बिगिनिंग, the end of this man will initiate a new beginning, but what kind of beginning it will be? ये beginning क्या fortunate होगी या फिर unfortunate होगी, तब वो जाकर के वो सीन क्रिएट हो रहा है। तो आप 2 सीन्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो कि ये एक जो विजन को लेकर के कि आने वाले टाइम में if the things are going the way they are going and they result in some transition, so what sort of transition it would be, उस ट्रांजिशन को इमेजिन करके ये पोम लिखी हुई है। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। होपफुली यू अंडरस्टूड द कंटेंट्स ऑफ दिस पोम, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स बिलो, और लाइक करिए एंड शेयर करिए इस वीडियो को। और इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मेक इट एज अ पॉइंट टू सब्सक्राइब टू इट। सो थैंक यू सो मच।